का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा वन पर। और आज सामान्यतः जो क्लास होने जा रही है वो है सामान्यतः आधुनिक भारत के इतिहास को लेकर। मैं यहाँ पर पूरा इतिहास यहाँ पर कवर कराऊंगा शिक्षा वन के प्लेटफॉर्म के माध्यम से। और सबसे पहला मेरा जो उद्देश्य है कि मैं एक ऐसे टॉपिक को कवर करूं जहां से इतिहास से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हो। जैसे आधुनिक भारत का इतिहास, सब बच्चे जानते होंगे कि इतिहास, संपूर्ण इतिहास जो है 3 भागों में बटा हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो सामान्यतः हमारे आधुनिक भारत इतिहास से पूछे जाते हैं। तो क्यों ना हम पहले उसी भागों को कवर करें इतिहास के जहां से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन और हमारे सबसे ज्यादा मार्किंग हो सकती है। तो पहला जो हमारा इतिहास आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास में, वो है सामान्यतः यूरोपीय कंपनियों का आगमन। हम सब जानते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से ही कहीं ना कहीं आधुनिक भारत का इतिहास प्रारंभ होता है और भारत की स्वतंत्रता तक यह इतिहास चलता है। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम आज चर्चा करेंगे। क्रम से पुर्तगालियों के बाद डच के बाद अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, और इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करें, अगर आप वैश्विक पृष्ठभूमि क्या थी कि आखिर भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्यों हुआ, इसका हमें कारण जानना पड़ेगा। और पहली बात मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम इतिहास पढ़ेंगे वो कोई हमें स्टेट पीसीएस को तो कवर नहीं करना, लेकिन हम ऑल वन डे एग्जाम को कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हमें इतिहास कितना पढ़ना है और कितनी डीप में पढ़ना है या ऊपर ऊपर पढ़ना है। उस चीज को ही आधार बनाकर इस आधुनिक भारत के इतिहास की आज क्लास को मैं प्रारंभ करता हूँ। तो पहला है, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहले हमें क्या चर्चा करनी कि पृष्ठभूमि क्या है, आखिर क्यों भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो पृष्ठभूमि में जब आप वैश्विक मानचित्र देखोगे, तो वैश्विक मानचित्र जब आप देखोगे तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा उत्तरी अमेरिका, ये हमारा साउथ अमेरिका, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, और यहां पर हमारा भारत। तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि आखिर क्यों, अब जैसे हम बात कर रहे हैं यूरोपियों का आगमन, यूरोपीय यानी, तो ये पूरे जो यूरोप पूरा, इस हम पता है कि ये महाद्वीप पूरा हमारा क्या है, यूरोप महाद्वीप है। और ये हमारा, मैंने आपको बताया अभी कौन सा है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। और ये हमारा है भारत, अर्थात एशिया की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। और ये हमारा है अफ्रीका। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में एक एम्पायर कार्य किया करता था, एक एम्पायर की यहाँ पर एक सत्ता हुआ करती थी। इस पूरे रीजन में एक एम्पायर अर्थात एक साम्राज्य हुआ करता था जिसको कहते थे हम रोम साम्राज्य। क्या कहते थे? रोम साम्राज्य। अब जब इस पूरे क्षेत्र पर रोम साम्राज्य है, तो जिस रोम साम्राज्य का यदि यहाँ पर अधिकार है तो यहाँ पर पड़ता हमारा क्या, तुर्की यहाँ पर सबसे बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका पर निभाता है तुर्की। तो ये पूरा जब रोमन साम्राज्य का यहाँ पर अधिकार था, तो आप देख पाओगे कि यूरोप का जो व्यापार का जो मुख्य मार्ग है वो यही मार्ग है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, काफी धन की बचत होती है। यदि ये मार्ग नहीं होता, आप सोच कर देखो, ये पूरा इनको कवर करके जाना पड़ेगा यहाँ पर, है ना। तो यही चीजें थी यहाँ पर पहले कि रोमन साम्राज्य का यहाँ पर अधिकार हुआ करता था। लेकिन इतिहास के पन्नों में जब आप वैश्विक इतिहास पढ़ोगे तो यहीं पर जब तुर्की था, तो तुर्की पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ जिसको कहते थे ऑटोमन साम्राज्य, है ना, ऑटोमन साम्राज्य। तो रोमन से जब ये सत्ता छिन गई, कहां पे, तुर्कियों की, है ना। और तुर्कियों को क्या कहते थे, तो जो तुर्की था इसका प्राचीन नाम हमें क्या देखने को मिलता है, कुस्तुनतुनिया हमें इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है।
तो इस तुर्की और कुस्तुनतुनिया पर जो पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसको हम कहते थे, यहाँ पर ऑटोमन अर्थात मैं कह सकता हूँ तुर्कों का अधिकार जब हो गया तो यहाँ से यूरोपियों को व्यापार करने की मनाही कर दी गई। अब जब व्यापार करने के लिए इस क्षेत्र से मना कर दी गई तो हर आदमी क्या ढूंढता है, फिर विकल्प ढूंढता है। इन्हीं विकल्पों की खोज में इन्हीं विकल्पों की खोज में कि जो यहाँ पर पुर्तगाल, फ्रांस जो थे, स्पेनिश यहीं पर बसे हुए थे, इन्होंने एक वैकल्पिक मार्ग की खोज की और उनका उद्देश्य था कि क्यों ना हम दक्षिण एशिया और उत्तर पूर्व एशिया की ओर व्यापार का मार्ग, वैकल्पिक मार्ग की हम खोज करें। तो यही एक पृष्ठभूमि थी, वैश्विक पृष्ठभूमि, जिसके कारण से भारत की ओर एक समुद्री मार्ग की खोज हुई, प्लस एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों का प्रारंभ इसी युग से या इसी घटना से प्रारंभ माना जाता है। अब इसी क्रम में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, तो इसी क्रम में जब आप देखोगे तो मैंने आपको बताया रोम साम्राज्य बटा हुआ था। तो रोम साम्राज्य दो भागों में बटा हुआ था, तो पश्चिमी रोम और एक बटा हुआ था पूर्वी रोम में। पश्चिमी रोम, पूर्वी रोम। अब पश्चिमी रोम पर जिसका अधिकार था उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। इस शासक का नाम आपको याद रखना, हेनरी द नेविगेटर। और यहां पर जो अधिकार था कुस्तुनतुनिया, अर्थात यही पूर्वी साम्राज्य था, उसको हम तुर्की कहते थे। ये इसका प्राचीन नाम क्या था? कुस्तुनतुनिया। पर 1453 में तुर्कों का क्या हो गया? अधिकार हो गया, तुर्कों का अधिकार। और जब तुर्कों का यहाँ पर अधिकार हुआ तो आप समझ सकते हैं कि तुर्कों ने, वह मैंने अभी आपको बताया कि तुर्कों ने इस मार्ग को क्या कर दिया? अवरुद्ध कर दिया यूरोपियों के लिए कि आप इस मार्ग से अब व्यापार नहीं करो, है ना। तो हेनरी द नेविगेटर, अब हमारी पूरी क्लास किस पर डिपेंड होगी? यहाँ से पश्चिमी रोम पर हमें अपनी क्लास प्रारंभ करनी है। अब हमें क्रम से ये देखना है कि कौन कौन से व्यक्ति आए जिन्होंने अनेक चीजों की, या मैं कहना अनेक स्थलखंडों की खोज की। तो पहला जो आपको नाम याद रखना है तो वो नाम है बार्थोलीमा डियाज का, है ना। आपको एक नाम याद रखना है, बार्थोलीमा डियाज। बार्थोलीमा डियाज। अब ये बार्थोलीमा डियाज कौन है? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि बार्थोलीमा जो डियाज है ये सन 1487 में निकला कि चलो हम व्यापार मार्ग खोज की। तो जब ये सब, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये यूरोप कॉन्टिनेंट और ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो ये यहां से निकला कौन? बार्थोलीमा डियाज। और डियाज यहां तक आया और यहां पर इसने, ये जो स्थल पड़ता है, हम सब इतिहास में पढ़ते हैं, इसको कहते हैं केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बिल्कुल दक्षिण में हमें देखने को मिलता है। केप ऑफ गुड होप की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपको नाम याद रखना है कि बार्थोलीमा डियाज ने ही किसकी खोज की थी? केप ऑफ गुड होप। और इसने कहा कि केप ऑफ गुड होप का इसने एक अन्य नाम रखा, इसका नाम रखा तूफानी अंतरीप। तूफानी अंतरीप इसको नाम दिया किसने? बार्थोलीमा नहीं, इसका एक केप ऑफ गुड होप का एक अन्य नाम रखा तूफानी अंतरिक्ष। तो 1487 में पहला कदम जो खोज, व्यापारिक स्थल के रूप में, मार्गों की खोज के रूप में जो पहला व्यक्ति निकल कर आया यूरोप से, उसका नाम आपको याद रखना है बार्थोलीमा डियाज। बार्थोलीमा डियाज 1487 में जब वो समुद्री मार्ग की खोज करने निकला तो वो कहां तक पहुंचा था? तो हमने अभी आपको बताया केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा था। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि केप ऑफ गुड होप की खोज किस यूरोपीय नागरिक के द्वारा की गई, तो आपको नाम रखना है बार्थोलीमा डियाज। अब नेक्स्ट, बार्थोलीमा डियाज के बाद कौन सा नागरिक आया यूरोप का जिसने अनेक स्थलों की खोज की? तो उसका नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, जिसका नाम है कोलंबस। 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 कोलंबस को सन 1492 में कोलंबस को भेजा गया। किसके लिए? तो कोलंबस को भेजा गया था भारत की खोज करने के लिए, भारत की खोज हेतु, भारत की खोज हेतु इसे भेजा गया।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा यूरोप महाद्वीप, ये हमारा अफ्रीका, फिर मैंने आपको बताया था ये हमारा क्या है, ये हमारा है अमेरिका। तो जब वो यहां से निकला कौन, कोलंबस, कोलंबस यहां से निकला अपनी नाव लेकर, है ना, अपनी नाव लेकर जब यहां से निकला, तो वो जब यहां से गया तो समुद्री लहरों के द्वारा इधर मुड़ गया। कौन इधर मुड़ गया, कोलंबस। और जब वो इधर मुड़ा तो उसे लगा कि यार मैंने यहाँ पर उसको लगा कि मैंने इंडियन की खोज कर ली है, मैंने इंडिया खोज लिया है। इसलिए यहाँ पर उसने सबसे पहले जिन नागरिकों को देखा, उन नागरिकों को उसने नाम दिया क्या, रेड इंडियन, रेड इंडियन। क्योंकि उसे पता था कि जो इंडिया के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सांवली चर्म के होते हैं। और जब वो यहाँ पर कैरेबियन, यहाँ पर आप जब आप भूगोल पढ़ोगे तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन आइलैंड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो कैरेबियन आइलैंड से जब लोगों को उसने देखा तो कोलंबस को लगा कि शायद मैंने इंडिया खोज लिया। और इंडिया खोजने के कारण जब वहां के लोगों को उसने देखा तो यार उन्होंने उनका नाम रख दिया रेड इंडियन। तो ये पूछा जा सकता है कि आज भी अमेरिका की उस नस्लों को, आज भी आप सर्च करोगे तो आपको नाम पता पड़ेगा रेड इंडियन। अमेरिका की कैरेबियन नस्लों को रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है। तो कोलंबस ने किसकी खोज करी, अब यहाँ पर खोज किसकी करी इसने, नॉर्थ अमेरिका की, है ना, अमेरिका महाद्वीप की या नॉर्थ अमेरिका की खोज किसने की, कोलंबस ने की। अब यहाँ पर एक और चीज आपको याद रखनी है कि जो अमेरिका का नाम है यह एक अन्य व्यक्ति के नाम पर रखा गया, उसका नाम है अमेरिगो, अमेरिगो वेसुपुस्सी, अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर किसका नाम रखा गया है, अमेरिका का नाम रखा गया। जबकि अमेरिका की खोज किसने की, तो कोलंबस ने की है, लेकिन नाम अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम से रखा गया। कोलंबस कब निकला खोज के लिए, 1492 में निकला। किसकी खोज के लिए निकला, तो आपको रखना है भारत की खोज के लिए निकला। लेकिन उसने खोज क्या डाला, तो समुद्री लहरों के कारण वह खोज क्या निकाला उसने, खोज उत्तरी अमेरिका। जब उत्तरी अमेरिका के कैरेबियन द्वीपों पर उसने नागरिकों को देखा तो उसका एक नाम रख दिया। उन नागरिकों को जब उसने खोजा तो उसे लगा कि शायद मैंने इंडिया को खोज लिया है, और नागरिकों की नस्ल का नाम रखा रेड इंडियन। आज भी उस नस्ल को हम रेड इंडियन के नाम से ही जानते हैं। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज आपको याद रखना है कोलंबस ने की है, लेकिन उसका नामकरण अमेरिगो वेसुपुस्सी के नाम पर रखा गया है। अब हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है जो हमारे भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और कब निकल कर आता है वास्को डिगामा, 1498 में। उसके लिए हमें मैप फिर से आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा यूरोप कॉन्टिनेंट, ये हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, अफ्रीका, और ये हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया। अब आप देखोगे पुर्तगाल से कौन निकला है यहां से अपनी नाव लेकर, कौन निकले, इसका नाम आपको मैंने अभी आपको बताया वास्को डिगामा। कब निकला, 1498। वास्को डिगामा निकला अपनी नाव लेकर कहां पर, भारत को खोज, और वो यहां तक बिल्कुल सही आया। कहां तक, केप ऑफ गुड होप। क्योंकि केप ऑफ गुड होप की खोज अभी मैंने आपको बताया कौन कर गया है, बार्थोलोमेव डियाज। केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप तक ये बिल्कुल अच्छे से आया। अब जब केप ऑफ गुड होप से ये आगे चला तो ये क्या हमारा, यहां पर हमारा कौन सा महासागर है जिसका नाम हमारे भारत के नाम पर है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। अब केप ऑफ गुड होप तक ये बहुत अच्छे से आया। उस समय हिंद महासागर की लहरें इतनी तीव्र थी कि इसकी जो नाव थी वो क्या हो गई, भटकने लगी। जब इसकी नाव भटकने लगी तो ये कहीं ना कहीं ऊबड़ खाबड़ ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगा। अब यहीं पर इसको एक व्यक्ति मिला जिसका नाम था, इस व्यक्ति का नाम है अब्दुल मनीत, अब्दुल मनीत। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पीएससी किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो अब्दुल मनीत जो कौन सा व्यापारी था, गुजराती व्यापारी था, गुजराती,
क्योंकि गुजरात यहीं पर हमें देखने को मिलता है, तो गुजराती व्यापारी यहाँ पर आते जाते रहते हैं। तो गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद की सहायता से ये कहां पहुंचा। अब बहुत इंपॉर्टेंट नाम आपको बताऊंगा, ये केरल के यह केरल के, ये हमारा केरल है, और केरल के एक नगर में पहुंचा जिसका नाम था कालीकट। कालीकट नगर में पहुंचा कौन? वास्को डी गामा। अब यहाँ पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार मैंने देखा है बच्चे ये कहते हैं कि कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा, नहीं, केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा, लेकिन उस बंदरगाह का नाम क्या था तो उसको मैं यहाँ पर लिखता हूं, यहीं पर लिख देता हूं। उस बंदरगाह जो नाम, उस पोर्ट का जो नाम था वो था कप्पक डाबू। कप्पक डाबू पोर्ट, कप्पक डाबू पोर्ट पर वो पहुंचा था। ये हमारे लिए मस्ट है, बच्चे इसी को भूलते हैं बार बार, है ना। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज के लिए निकला। सबसे पहले उसने पड़ाव डाला केप ऑफ गुड होप में। केप ऑफ गुड होप वही स्थान है जिसकी खोज बार्थोलोमेव डियाज ने की थी। आगे जब वो चला तो हिंद महासागर में उसकी नाव डगमगा गई। उसी समय में गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद मिला और अब्दुल मनीद की सहायता से वो केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचा। और केरल के कालीकट स्थान पर पहुंचने के बाद उसने अपनी नाव किस बंदरगाह पर लगाई, तो उस बंदरगाह का नाम आपको याद रखना है, कप्पक डाबू बंदरगाह। ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कप्पक डाबू बंदरगाह, शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। कप्पक डाबू बंदरगाह पहली बार वास्को डी गामा भारत में पहुंचा था। अब जो केरल था, केरल में उस समय एक वहां का शासक हुआ करता था, इसका नाम था जमोरिन। जमोरिन, जमोरिन वहां का शासक हुआ करता था। जमोरिन ने कहा, अरे बड़ा गोरा व्यक्ति आया, इसका तो बड़ी भव्यता से स्वागत करो। क्योंकि प्राचीन समय में हम देखते हैं कि गोरों को बड़े सम्मान के दृष्टि से ऐसा कहते थे कि साक्षात देवता आ गए हो। तो जमोरिन ने इसका बड़ा बेहतरीन स्वागत किया, बहुत हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। क्या पता था उसको कि ये आगे हमारे देश को लूटेगा आगे चलकर? उसे तो नहीं पता था, क्योंकि हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है, जिस कारण से जमोरिन ने भारतीय परंपरा के नाते उसका भव्य स्वागत किया। अब यहां से हमारा प्रारंभ होता है पुर्तगालियों का आगमन। अब जब वास्को डी गामा, भाई हमें चलना है, वास्को डी गामा केरल में रुका। और केरल को जब आप देखोगे तो इसको, केरल को क्या कहते हैं? केरल का आज भी एक फेमस नाम है, केरल का उपनाम क्या है पता है आपको? केरल का उपनाम है मसालों का बगीचा। मसालों का बगीचा किसे कहते हैं? तो मसालों का बगीचा केरल कहते हैं। यही मसालों के, ये सारी जड़ जो भारत को अमीर बनाने वाली है, भारत की पहचान विश्व में और कहीं ना यूरोप में जो दिलाने वाली वो होते मसाले। इन्हीं मसालों को देखकर वास्को डी गामा इतना प्रभावी भारत की ओर हुआ। क्योंकि जब आप यूरोप में जाओगे तो आप यूरोप में आप एक चीज बहुत देखने मिलती है, उच्च अक्षांश पे है तो वहां पर ठंड ज्यादा पड़ती है, और ठंड ज्यादा पड़ने के लिए क्या खाते हैं? मांस का सेवन ज्यादा करते हैं। अब मांस का सेवन, मांस को लंबे समय तक हमें चलाना है, तो मांस पर जो लेप लगता है, लेप, वह लेप लगता है मसालों का। इस मसालों को हम क्या कह सकते हैं? एक तरह से प्रिजर्वेटिव्स हो गए। तो मसालों के प्रिजर्वेटिव का लेप लगाकर उनका जो मांस था वो क्या चलता था लंबे समय तक, उनका मांस लंबे समय तक खाने योग्य बना रहता था। इस कारण से मसालों को देखकर इतना ज्यादा प्रभावी कौन हुआ? वास्को डी गामा हुआ, कि वो यहां से जब वो मसाले ले गया, मसाले वास्को डी गामा यूरोप ले गया, यूरोप ले गया, तो उसने इनसे, इन मसालों से, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितना, आप कितना गुना बता सकते हो, कितना गुना लाभ कमाए हो? पता है आपको? इस वास्को डी गामा ने इन मसालों से लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा क्या करा? कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया। सोच कर देखो आप, 60 गुना मुनाफा कमाकर 1500 में इसने यूरोप में रुका। 1500 में वास्को डी गामा ने भैया मसालों को बेचकर, मैं कह रहा हूं कि आज कोई वस्तु 100 रुपए की है तो इसने 60 गुना उसका लाभ कमाया। 60 गुना। कोई एक टॉफी 1 रुपए की तो 60 रुपए की इसने बेची यूरोप में जाकर। तो
इतना जो अमीर हो गया कि इसके मन में लालसा जागी, और ये 1503 में दोबारा भारत आया। दोबारा क्या आया? भारत आया। अब जब ये दोबारा भारत आया तो इसी के आने के पूर्व, है ना, दोबारा भारत आने के पूर्व एक और व्यक्ति आया था जिसका नाम हर कोई व्यक्ति भूल जाता है, उसका नाम है कैब्राल। कैब्राल भी, तो कैब्राल कौन था? वास्को डिगामा के बाद आने वाला कौन? दूसरा पुर्तगाली यात्री। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि भारत आने वाले दूसरे पुर्तगाली यात्री का नाम बताइए, तो आपको आंसर देना है कैब्राल। कैब्राल 1501 के आसपास, 1501 या 2 के आसपास भारत आता है, और कैब्राल जब जाता है तो वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। अब आप सोचकर देखिए कि हमारे आसपास भी जब व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आता है तो हमारे कहते हैं कि दीवालों के ये कान होते हैं, लोगों को अपने पता चल जाता है कि ये व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है। तो वास्को डी गामा जब यूरोप में इतना पैसा लेकर इतना अमीर हो गया, कैब्राल भी इतना अमीर हो गया, तो कहीं ना कहीं सरकार की भी, पुर्तगाली कंपनीज की भी नजर पड़ी कि यार ऐसा क्या है इंडिया में कि लोग इतने अमीर हो रहे हैं। तो अब पुर्तगालियों ने कहा कि साहब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, अब तुम अकेले कद्दू नहीं खाओगे, कि ऐसा क्या है भारत में जिससे आप लोग इतना धन कमा रहे हैं और सरकार के पास कुछ पैसे की कमी है, ऐसा क्या है भारत में। तो इस बात को लेकर जब पुर्तगालियों ने ध्यान दिया तो जो पहली अब पुर्तगालियों ने कहा अब हम अपना साम्राज्य, अब अपना केंद्र प्रॉपर भारत में बनाएंगे, और इसलिए पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने लगाई। पहली व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने यहां लगाई, उसका नाम था कोचीन। कोचीन केरल में पुर्तगालियों ने पहली व्यापारिक कोठी 1503 में लगाई, है ना। ध्यान रखना है, पहली क्वेश्चन है, प्रॉपर एक क्वेश्चन है वनडे एग्जाम का कि पुर्तगालियों की पहली व्यापारिक कोठी कहां लगी थी, तो आप आंसर दोगे कोचीन में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरी व्यापारिक कोठी पुर्तगालियों ने कहां लगाई, है ना। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि दूसरी व्यापारिक कोठी कहां लगाई थी, तो ये लगाई थी 1505 में कन्नूर में लगाई। तो आपको ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि पहली व्यापारिक कोठी व्यापारी पुर्तगाली कोचीन केरल में, और दूसरी कहां लगी, तो 1505 में कन्नूर में लगी। अब व्यापारिक कोठी लगी, मतलब आज के आधुनिक समय में कह सकता हूं कि भारत के एम्बेसीज जो होते हैं अन्य देशों में, तो एम्बेसीज में एक गवर्नर होता है, तो इसी प्रकार अब गवर्नर का शासन अर्थात पुर्तगाली गवर्नरों का साम्राज्य भारत में स्थापित होगा। और जो पहले गवर्नर आ रहे हैं, पहला गवर्नर जो था उसका नाम आपको याद रखना है, और वो नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर था। अब इसका बस एक काम आपको याद रखना है, क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं हिंदी में शांत जल की नीति। शांत जल की नीति। आपसे यही केवल क्वेश्चन एक बनेगा, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लेकर आया? आप बताओगे पुर्तगालों का पहला वाइस गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 में जो बना था। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा इसका उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था, इसका मोटो क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी, तो आप बताओगे हिंद महासागर में एक अधिकार। किसका एक अधिकार? पुर्तगालियों का एक अधिकार स्थापित करना। ठीक है, आपको याद रखना है कि पहला कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन सी नीति लेकर आया? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति कहते हैं। उद्देश्य क्या था? हिंद महासागर में एक अधिकार प्राप्त करना। सेकंड जो गवर्नर बना उसका नाम आपको याद रखना है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली साम्राज्य का
वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार वनडे एग्जामों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहला ही फैक्ट इसका इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट, अब इसने क्या किया सबसे इंपॉर्टेंट काम इसने क्या किया, 1510 में बीजापुर के शासक, क्या नाम था उनका, यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह से एक क्षेत्र को छीना जिसका नाम था गोवा, गोवा को छीना, इसीलिए इसको कहा जाता है वास्तविक संस्थापक। गोवा को छीना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक। तो पहला इंपॉर्टेंट काम 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से इसने क्या छीना गोवा को छीना। प्लस आप देखोगे इसके समय में ही शासक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके समय में विजयनगर में शासन करते थे कौन, कृष्णदेवराय। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कृष्णदेवराय, कृष्ण देवराय, है ना। तो कृष्णदेवराय की अनुमति से इसने क्या बनवाया था, भटकल में किला बनवाया था, भटकल, भटकल में किला बनवाया, भटकल में किला बनवाया। अब यहां से कई बार यूपीएससी के क्वेश्चन बन सकते, जैसे आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय पुर्तगालियों के समकालीन थे। तो ये अपने आप में एक एनालिसिस स्टेटमेंट है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसने काफी गहराई से पढ़ा हो, है ना। तो ये भी आपको फैक्ट याद करना है, शायद कई बार वनडे एग्जाम में पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य के शासक किस शासक से की अनुमति पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने भटकल में किला बनवाया। तो आपको याद रखना, बहुत फेमस शासक है कृष्णदेव राय। अब अल्बुकर्क ने एक अच्छा काम क्या किया, अच्छा काम यह किया कि इसने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। सती प्रथा पर रोक लगाने का क्या किया था, प्रयास। तो आपको यह भी फैक्ट याद रखना, सती प्रथा पर रोक लगाने का क्या किया, प्रयास। प्लस इसने क्या किया, पुर्तगालियों को स्थायी रूप से बसाने के लिए इसने भारतीय स्त्रियों से विवाह करने को बल दिया, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने पर बल दिया, है ना। तो ये 4-5 फैक्ट आपको याद रखना अल्फांसो डी अल्बुकर्क, मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है पुर्तगालों में। पहला, वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली साम्राज्य का। दूसरा, 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना। तीसरा, विजयनगर साम्राज्य के तत्कालिक शासक कृष्णदेवराय की अनुमति से भटकल में किला बनवाया। चौथा, सती प्रथा पर रोक लगाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और पांचवा कि इसने भारतीय नारियों, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने पर बल दिया, क्योंकि इनका एक ही मोटिव था कि आप विवाह करो, यहाँ पर बसो, अपनी आबादी बढ़ाओ, और जब अपनी आबादी बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व क्या होगा स्थापित होगा। इसके बाद एक और व्यक्ति आया जिसका नाम था नीनो डी कुन्ना, है ना। एक और गवर्नर है, इसका नाम आपको याद रखना है, नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा भी एक पुर्तगाली क्या था, गवर्नर था। और इसने जो अपना मुख्यालय था, मुख्यालय गोवा से हटाकर एक ही काम इसने किया, बहुत इंपॉर्टेंट, गोवा से हटाकर किसको बनाया, कोचीन को बनाया, है ना। तो आपको ये 3 गवर्नर के आपको नाम याद रखने, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क और नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। अब पुर्तगाली भी समानांतर थे और अंग्रेज भी आ गए थे बाद में। तो एक युद्ध हुआ जिसका नाम था स्वाली वॉर, स्वाली का युद्ध, है ना। ये कई बार आपसे पूछा जा सकता है, स्वाली का युद्ध। अब सबसे पहले हुआ किसके बीच, तो आप बताओगे पुर्तगाली प्लस अंग्रेज, है ना। पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ इसका नाम क्या था, स्वाली का युद्ध। कब हुआ, तो ये डेट आपको याद है, 1611 में हुआ। अंग्रेज अधिकारी कौन था, थॉमस बेस्ट। और बेस्ट ने अपना बेस्ट दिया, और बेस्ट ने अपना बेस्ट देकर पुर्तगाल, है ना, परिणाम बेस्ट, जब थॉमस बेस्ट ने अपना बेस्ट दिया होगा तो क्या हुआ होगा, पुर्तगाली पराजित हुए, पुर्तगाली पराजित हुए। और यहीं से कहीं ना कहीं पुर्तगाली जो सत्ता थी डगमगाने लगी, है ना। यहीं से क्या होनी, डगमगाने लगी।
अब पुर्तगालियों का आपको टाइम पीरियड याद रखना है। टाइम पीरियड, समय काल, पुर्तगालियों का टाइम पीरियड कितना था, तो आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, और 1947 के बाद भी बेकार है बचे रहे। ऑपरेशन विजय हुआ था गोवा के लिए। गोवा को जब विलय किया गया ना भारत में, तो उसमें ऑपरेशन विजय के तहत इनको यहां से भगाया गया था। ऑपरेशन विजय 1957 के आसपास ही गए, मतलब 57 आप लिख सकते हैं, 57। ऑपरेशन विजय के तहत इनको भारत से बाहर किया गया था। ये भी आप इंपॉर्टेंट रख लें, शायद पॉलिटी में या आधुनिक भारत में आपके लिए आगे चल के काम आएगा। कि 1498 में ये आए पुर्तगाली, 1957 के आसपास जब गोवा से ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को विलित किया गया, तब जाकर ये भारत से गए। यानी सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। अब पुर्तगालियों की कुछ देन है भारत में। क्या देन है? तो पहला आपने एक सिस्टम सुना होगा, उसका नाम है कार्टेज सिस्टम। कार्टेज सिस्टम अभी आपको शायद ही समझ में आ रहा हो, या मैं कार्टेज सिस्टम लिख रहा हूं। जब मैं इसको एक और शब्द कहूंगा तो आप हर कोई समझ जाएगा। इसको कहते हैं परमिट सिस्टम। परमिट सिस्टम, जैसे आज आप टोल नाकों पे टोल देते हो, टोल टैक्स, उसी सिस्टम को हम क्या कहते थे पुर्तगाली साम्राज्य के समय में? कार्टेज सिस्टम। ये कौन लेकर आया भारत में? पुर्तगाली लेकर आया, जो आज बहुत बड़ा स्रोत है आय का। इसका अब इस समय, उस समय इसका उद्देश्य लाने का क्या था? एक ही उद्देश्य था, हिंद महासागर। और ये उन्होंने कहां अप्लाई किया था? हिंद महासागर में। हिंद महासागर में लागू किया। तो उद्देश्य क्या होगा? समुद्री शक्ति बनना। उद्देश्य क्या था? सिंपल सा, समुद्री शक्ति बनना था इन्हें। समुद्री शक्ति बनने के लिए उन्होंने कार्टेज सिस्टम लेकर आए थे। इसके अलावा कई आपने देखा हो, काजू, आलू, प्रिंटिंग प्रेस, है ना, और मक्का, है ना, ये सब चीजें कौन लेकर आया भारत में? पुर्तगाली लेकर आए थे। वही आलू जो आज मध्यम वर्गीय परिवार की शान है, जिसको हम क्या कहते हैं? गरीबों का दोस्त। क्वेश्चन ये भी आता है, किस फसल को गरीबों का दोस्त कहते हैं? तो आलू को कहते हैं। आज आप भी कभी नोटिस करना तो हमारे घर में सबसे ज्यादा आलू बनता है। आलू लेकर कौन आया? आपको याद रखना है, पुर्तगाली। काजू कौन लेकर आया? पुर्तगाली। प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया? पुर्तगाली। और साथ ही साथ मक्का, कॉर्न कौन लेकर आया हमारे देश में? पुर्तगाली लेकर आया। पुर्तगालियों के बाद हमें पढ़ना है डच। नेक्स्ट प्रारंभ करते हैं। पुर्तगालियों के बाद हमें सेकंड पढ़ना है डच। डच में पहला व्यक्ति जो था, जो आया भारत में, उसका नाम था कार्नेलिस डी हाउटमैन। कार्नेलिस डी हाउटमैन आया तो ये तो था हमारा भारत। और भारत के इधर आप जाओगे तो हमारा द्वीपीय देश बचा हुआ है, सुमात्रा, इंडोनेशिया। तो यहाँ पहुंच गया था, यहां पर पहुंचा था हाउटमैन। कहां पहुंचा था? सुमात्रा, है ना। तो कार्नेलिस डी हाउटमैन जो डच का पहला यात्री था, कहां पहुंचा? इंडोनेशिया या सुमात्रा पहुंचा। यहां से आप कहीं ना कहीं यहां से ये भारत में आता है ना। तो इनकी पहली पहला पॉइंट, पहली व्यापारिक कोठी कहा लगी 1605 में मसूलीपट्टनम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मसूलीपट्टनम। मसूली। तो डचों की कार्नेलिस डी हाउटमैन पहला व्यक्ति था जो आया। कहां पहुंचा था? सुमात्रा। पहली व्यापारिक कोठी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कहा लगाई 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई। भारत में जो आप वस्त्र व्यापार देखते हो, वस्त्र व्यापार, कौन सा व्यापार? वस्त्र व्यापार। कौन लेकर आया? डच लेकर आए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डच लेकर आए, है ना। इसके अलावा आपने एक और चीज बहुत फेमस आपने देखी होगी कि जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव मतलब सहकारिता, जो कौन लेकर आया? तो ये सहकारिता भी जो है, सहकारिता का जो कार्य है, ये कौन लेकर आया? डच ही लाए थे भारत में। सहकारिता, कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट होती है सहकारिता। अर्थात हम, सहकारिता का अर्थ क्या होता है? कि हम सब मिलकर एक संस्था स्थापित करेंगे, फिर हम सब अपने योगदान के माध्यम से एक उद्योग कार्य करने की क्षमता को विकसित करेंगे, उसे ही हम सहकारिता कहते हैं। और भारत में सहकारिता को कौन पहले लेकर आया? तो आपको नाम याद रखना है, डच लेकर आए थे। तो डचों के संबंध में ये इंपॉर्टेंट फैक्ट।
बस एक युद्ध आपको रखना है, अंग्रेजों ने सबको पराजित किया है, डचों को किस युद्ध में पराजित किया गया? इसको मैं और शिफ्ट कर देता हूं। तो एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था वेदरा का युद्ध। ये बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर दूं जिससे आपको याद रहे। वेदरा का युद्ध, कौन सा युद्ध? वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। अंग्रेजों ने बुरी तरह ने पराजित किया था, अंग्रेजों से क्या हुए? पराजित हुए। बस डचों के संबंध में हम इतना ही फैक्ट याद करना है कि डच का पहला कौन आया था भारत में? कार्नेलिस डी हाउटमैन। कहाँ पहुंचे? पहले सुमात्रा पहुंच गए थे, सुमात्रा के बाद ये भारत में आए हैं। पहली व्यापारिक कोठी कहाँ लगाई? 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई। इनका भारत में सबसे बड़ी देन वस्त्र व्यापार डचों की देन है भारत में, प्लस सहकारिता, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट जो स्थापित करने में श्रेय जाता है सबसे पहले भारत में डचों को जाता है। और जो युद्ध हुआ था जिसका नाम था वेदरा का 1759 में, और जो युद्ध के तहत अंग्रेजों ने इनको बुरी तरह क्या किया? पराजित किया था। अब हमें जो पढ़ने डचों की बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश। अब हम थर्ड पढ़ रहे हैं ब्रिटिश। तो इन ब्रिटिशों के बाद आज हमने पुर्तगाली और डच पढ़े। ब्रिटिश से हम क्लास नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, वहां से हम कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसको पूरे भारत में जो विदेशी कंपनियों का आगमन है उसको हम समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर।